नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। दोस्तों, क्या आपने ध्यान दिया है कि हाल के दिनों में सरकार बार बार ये सफाई दे रही है कि चावल को ईंधन में बदलना खाने की कीमतों पर असर नहीं डाल रहा। और लगभग उसी हफ्ते एक रिसर्च सामने आती है जो कहती है कि तापमान 1 डिग्री भी यदि बढ़ा तो चावल की पैदावार 6.5% तक गिर सकती है। दोनों खबरें अलग जगह से आई हैं, अलग विषय पर लगती हैं, लेकिन अगर आप जरा गौर से देखें तो ये एक ही कहानी के दो पन्ने हैं। और ठीक इसी दौर में एक तीसरी खबर आती है जो पूरी तरह से उलट दिशा से है। भारत के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में 234% की छलांग। जी हां, यानी एक तरफ खेत की जमीन पर चिंता है तो दूसरी तरफ फैक्ट्री की मशीनों पर जश्न। और चौथी खबर बताती है कि उस खेत को संभालने वाला हाथ ज्यादातर मामलों में एक महिला का है। भारत के कृषि क्षेत्र की लगभग 60% ताकत महिलाएं ही हैं। तो सवाल यह है कि क्या भारत एक साथ दो अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं जी रहा है, एक जो चमक रही है, एक जो जोखिम में है, और अगर हां तो इन दोनों के बीच पुल कौन बनाएगा? तो आइए आज इन 4 खबरों को जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि असली बिग पिक्चर क्या है। तो पहली खबर है सरप्लस चावल एथेनॉल में और महंगाई पर कोई असर नहीं। जी हां, सरकार ने साफ कहा है कि एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास जो अतिरिक्त चावल का भंडार है उसका एक हिस्सा एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। और सरकार का कहना है कि इससे खाने की महंगाई पर कोई असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि जितना चावल फूड सिक्योरिटी और बफर स्टॉक के लिए जरूरी है उतना अलग रखा जा रहा है और बाकी बचा हुआ चावल ही एथेनॉल में जा रहा है। और इसी तरह चीनी के मामले में भी सरकार का कहना है कि सिर्फ सरप्लस चीनी एथेनॉल में डाली जा रही है और खुदरा बाजार में चीनी के दाम स्थिर बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये क्यों हुआ है? तो इसके पीछे कहानी है भारत की एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी की। सरकार का टारगेट है कि पेट्रोल में ज्यादा से ज्यादा एथेनॉल मिलाया जाए ताकि कच्चे तेल के आयात पर डिपेंडेंसी कम हो। यह सीधे तौर पर एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मसला है। और दूसरी वजह है भारत के पास पिछले कुछ सालों में चावल का बम्पर प्रोडक्शन रहा है, गोदाम भरे पड़े हैं। तो सरकार के सामने सवाल था कि सरप्लस स्टॉक का किया क्या जाए। एथेनॉल एक ऐसा रास्ता है जहां यह सरप्लस अनाज बर्बाद होने की बजाय काम आ जाता है और किसानों को भी अपनी उपज का बेहतर दाम मिलता रहता है। तो दोस्तों, ये क्यों मायने रखता है? तो किसानों के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि सरप्लस चावल की खपत का एक नया रास्ता खुलता है जिससे मंडी में दाम गिरने का दबाव कम होता है। कंज्यूमर के लिए भी राहत है, क्योंकि सरकार का दावा है कि राशन और बाजार में चावल की सप्लाई पर असर नहीं पड़ रहा। एनर्जी सेक्टर के लिए यह इंपोर्ट बिल घटाने का जरिया भी है। इंडस्ट्री के लिए, खासकर शुगर और डिस्टिलरी सेक्टर के लिए यह नया रेवेन्यू स्ट्रीम है। लेकिन इकोनॉमिस्ट और कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि अनाज को ईंधन में बदलना हमेशा एक संवेदनशील मसला रहा है, क्योंकि अगर कभी उत्पादन कम हुआ तो यही सरप्लस जल्दी खत्म हो सकता है और तब फूड बनाम फ्यूल की बहस फिर तेज हो जाएगी। अब इसका रिस्क और अपॉर्चुनिटी एनालिसिस भी देखते हैं। दोस्तों, अवसर यहां पर यह है कि भारत एनर्जी इंपोर्ट बिल घटा सकता है, किसानों को स्थिर आय मिल सकती है और गन्ना व चावल जैसी फसलों के लिए एक नया भरोसेमंद बाजार बन सकता है। और जोखिम यहां पर यह है कि अगर मौसम खराब हुआ, उत्पादन घटा, तो फूड और फ्यूल के बीच यही अनाज बांटने का सवाल एक नीतिगत दुविधा बन सकता है और सरकार को मुश्किल फैसले लेने पड़ सकते हैं। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो दोस्तों, 1 महीने में इसका असर दिखने की फिलहाल कोई ऐसी उम्मीद नहीं है, यानी कि कम है, क्योंकि स्टॉक और पॉलिसी दोनों स्थिर बताई जा रही है। और 1 साल में अगर मॉनसून सामान्य रहा, एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट और आसानी से पूरे हो सकते हैं। लेकिन 5 साल के नजरिए से देखें तो यह नीति तभी टिकाऊ रहेगी जब चावल का उत्पादन लगातार सरप्लस में बना रहे। और यहीं से अगली खबर की अहमियत समझ आती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सवाल यह है कि क्या यह सरप्लस हमेशा बना रहेगा? तो इसका जवाब छिपा हुआ है अगली खबर में, जो सीधे चावल की पैदावार और मौसम के रिश्ते की बात करती है। क्या खबर है? खबर है कि तापमान बढ़ा तो चावल की पैदावार गिरेगी। जी हां, एक स्टडी ने चेतावनी दी है कि अगर ग्लोबल तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की भी बढ़ोतरी होती है तो भारत में चावल की पैदावार 6.5% तक गिर सकती है। यानी हीट स्ट्रेस सीधे प्रोडक्टिविटी, फूड सिक्योरिटी और किसानों की आय पर असर डाल सकता है।
तो दोस्तों ये हुआ क्यों है? चावल की फसल तापमान को लेकर बहुत ही संवेदनशील होती है, खासकर फूल आने और दाना बनने के चरण में। अगर तापमान तय सीमा से ज्यादा बढ़ जाए तो पौधे की ग्रोथ बाधित होती है, दाना ठीक से नहीं भरता है और उपज घट जाती है। यह कोई नई थ्योरी नहीं है, बल्कि दुनिया भर में क्लाइमेट साइंस लगातार यही बता रही है कि गर्मी बढ़ने के साथ स्टेपल क्रॉप्स पर दबाव बढ़ता जाएगा। तो ये मायने क्यों रखता है? दोस्तों, किसानों के लिए यह सीधा आय का जोखिम है और एक्सपोर्टर्स के लिए यह चिंता की बात है, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल एक्सपोर्टर्स में से एक है और अगर उत्पादन घटा तो एक्सपोर्ट सप्लाई पर असर पड़ेगा। कंज्यूमर्स के लिए अगर आप देखें तो इसका मतलब है उनके लिए कि कीमतों में संभावित बढ़ोतरी हो सकती है और इंपोर्टर देशों के लिए भी यह अहम है, क्योंकि वे भारत की सप्लाई पर निर्भर रहते हैं। और सरकार के लिए डायरेक्ट चुनौती है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी और एथेनॉल दोनों पॉलिसी इसी सरप्लस पर टिकी हुई हैं। तो रिस्क और अपॉर्चुनिटी यहां पर क्या निकल कर आता है? दोस्तों, जोखिम साफ है। उत्पादन घटा तो सरप्लस खत्म, और सरप्लस खत्म हुआ तो एथेनॉल पॉलिसी से लेकर एक्सपोर्ट तक सब पर दबाव आएगा। लेकिन अवसर भी है। यह चेतावनी भारत को समय रहते क्लाइमेट रेजिलिएंट बीज, बेहतर सिंचाई तकनीक और नई खेती पद्धतियों में निवेश करने का मौका देती है। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट की अगर हम बात करें तो 1 महीने में तो इसका कोई सीधा असर दिखाई नहीं देगा, लेकिन यह एक दीर्घकालिक चेतावनी है, लॉन्ग टर्म वार्निंग है। 1 साल में सरकार और रिसर्च संस्थानों पर दबाव बढ़ेगा कि वे हीट टॉलरेंट वैरायटी तेजी से किसानों तक पहुंचाएं, और 5 सालों में अगर तापमान बढ़ने का ट्रेंड जारी रहा और अनुकूलन के कदम धीरे रहे तो यह भारत की फूड सिक्योरिटी और एग्री एक्सपोर्ट पोजीशन दोनों के लिए एक स्ट्रक्चरल चुनौती बन सकती है। और यहीं से बड़ी तस्वीर और स्पष्ट होने लगती है। एक तरफ सरकार भरोसा दिला रही है कि सरप्लस चावल की कोई कमी नहीं है, और दूसरी तरफ साइंस चेतावनी दे रही है कि यही सरप्लस भविष्य में उतना पक्का नहीं रहेगा। अब जरा घुमाते हैं खेत से फैक्ट्री की तरफ, जहां एक बिल्कुल अलग कहानी चल रही है। जी हां, स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में भारत की लंबी छलांग और 234% की यह छलांग है। दोस्तों, भारत के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की पहली तिमाही में 234% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, और यह आंकड़ा पहुंच गया है 9.84 अरब डॉलर तक। यानी सिर्फ 3 महीनों में इतना बड़ा एक्सपोर्ट, जो पिछले साल की इसी अवधि में 2.5 गुना से भी ज्यादा है। दोस्तों, ये क्यों हुआ है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है सरकार की PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसने बड़ी ग्लोबल और घरेलू कंपनियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही ग्लोबल डिमांड मजबूत रही और कई कंपनियों ने चीन +1 स्ट्रेटेजी के तहत भारत को एक भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग बेस के तौर पर चुना है। दोस्तों, ये क्यों मायने रखता है? तो इंडस्ट्री के लिए यह भारत को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर स्थापित करता है। रोजगार के लिहाज से अगर देखें तो यह लाखों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां पैदा करता है, खासकर असेंबली और कंपोनेंट सप्लाई चेन में। इन्वेस्टर्स के लिए भरोसे का संकेत है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर भी दिखाई दे रही है, और सरकार के लिए पॉलिसी की सफलता का सबूत है, और ग्लोबल ट्रेड में भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट को संतुलन करने में भी मदद करता है। रिस्क और अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें तो यहां पर अवसर यह है कि भारत सेमीकंडक्टर और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे बढ़ सकता है, जिससे वैल्यू एडिशन और गहरा हो। जोखिम यहां पर यह है कि अभी भी बहुत सारे हाई वैल्यू कंपोनेंट्स इंपोर्ट किए जाते हैं, यानी असली वैल्यू एडिशन अभी लिमिटेड है। अगर ग्लोबल डिमांड में उतार चढ़ाव आया तो यह ग्रोथ रेट टिकाऊ रहेगी या नहीं, यह देखना होगा। अब अगर हम इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट की बात करें तो 1 महीने की अगर हम बात करें तो 1 महीने में इसका असर एक्सपोर्ट डेटा और ट्रेड बैलेंस में दिखता रहेगा। 1 साल में अगर हम देखें तो अगर यह ट्रेंड बना रहा तो भारत टॉप ग्लोबल स्मार्टफोन एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में और ऊपर जा सकता है, और 5 साल में अगर कंपोनेंट इकोसिस्टम भी भारत में डेवलप हुआ तो यह सिर्फ असेंबली नहीं बल्कि पूरी वैल्यू चेन का हब बन सकता है, जो एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट होगी। तो एक तरफ खेत की कहानी है जहां जोखिम बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ फैक्ट्री की कहानी है जहां भरोसा बढ़ रहा है। लेकिन इन दोनों कहानियों के बीच एक कड़ी है जो अक्सर
नज़रअंदाज हो जाती है, और वह कड़ी है इंसान, खासकर वो महिलाएं जो खेतों को संभालती हैं। जी हाँ, भारत की कृषि में 60% हिस्सेदारी महिलाओं की है। दोस्तों, एक रिपोर्ट में सामने आया है कि भारत के कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी लगभग 60% तक पहुंच चुकी है। यानी खेती, पशुपालन और इससे जुड़ी गतिविधियों में महिलाओं का योगदान लगातार बढ़ रहा है और वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनती जा रही हैं। दोस्तों, ये क्यों हुआ है? तो इसके पीछे एक बड़ी वजह है। ग्रामीण इलाकों से पुरुषों का शहरों की तरफ पलायन, नौकरी और बेहतर आय की तलाश में। जैसे जैसे पुरुष खेती छोड़कर दूसरे कामों की तरफ जा रहे हैं, महिलाएं खेतों की जिम्मेदारी संभाल रही हैं, और साथ ही कई सरकारी और गैर सरकारी योजनाएं भी महिलाओं को कृषि में सक्रिय भूमिका देने पर जोर दे रही हैं। ये क्यों मायने रखता है? दोस्तों, ये सीधे फूड प्रोडक्शन से जुड़ा मसला है। अगर देश का ज़्यादातर अनाज महिलाओं की मेहनत से पैदा हो रहा है, तो नीतियाँ, तकनीक और संसाधन भी उन्हीं को ध्यान में रखकर बनने चाहिए। किसानों के लिए, खासकर महिला किसानों के लिए, यह पहचान और सम्मान का सवाल है। इंडस्ट्री और सरकार के लिए संकेत है कि एग्रीटेक और फाइनेंशियल इंक्लूजन की योजनाएं महिलाओं तक पहुंचनी चाहिए। और अगर पहले की खबर याद करें, चावल की गिरती पैदावार का जोखिम, तो सीधा असर उन्हीं महिलाओं की आय पर पड़ेगा जो खेतों में सबसे ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। अब यहाँ पर रिस्क और अपॉर्चुनिटी का भी एनालिसिस देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर रिस्क यह है कि अगर महिला किसानों को जमीन के मालिकाना हक, कर्ज और तकनीकी की पहुंच नहीं मिली, तो उनकी मेहनत के बावजूद प्रोडक्टिविटी लिमिटेड रह सकती है। और अवसर यहाँ पर यह है कि अगर सही नीति और निवेश हुआ, तो महिला नेतृत्व वाली खेती भारत की एग्री ग्रोथ की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। लॉन्ग टर्म में अगर हम इम्पैक्ट देखें, तो एक महीने में सिर्फ एक आंकड़ा भर लगेगा, लेकिन एक साल में अगर सरकार महिला किसानों के लिए खास योजनाएं तेज करती है, तो ग्रामीण आय बढ़ सकती है। 5 सालों में अगर आप देखें, तो अगर महिलाओं को जमीन, कर्ज और तकनीक की बराबर पहुंच मिली, तो यह भारत की कृषि उत्पादकता और क्लाइमेट रेजिलियंस दोनों में बड़ा बदलाव ला सकता है। दोस्तों, चारों खबरें हमारे सामने हैं। जमीन पर बढ़ता जोखिम, फैक्ट्री में बढ़ता भरोसा, और इन दोनों के बीच वो महिलाएं जो देश का पेट भरने की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। अब वक्त है इन्हें जोड़कर देखने का। दोस्तों, अगर आप इन चारों खबरों को एक साथ रखकर देखें, तो एक पैटर्न साफ उभरता है। भारत की अर्थव्यवस्था इस वक्त 2 अलग अलग रफ्तार से आगे बढ़ रही है। एक तरफ है नए भारत की मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी, जहां स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में 234% की छलांग जैसी खबरें भरोसा और तेजी दिखाती हैं। और दूसरी तरफ है खेती किसानी की दुनिया, जो अब भी मौसम, तापमान और सरकारी नीति के भरोसे टिकी है, और जिसे संभालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर है। यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, यह भारत की इकोनॉमिक ट्रांजिशन स्टोरी है। सरकार एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को तेजी से आगे बढ़ा रही है, और दूसरी तरफ कृषि क्षेत्र को स्थिर रखने के लिए एथेनॉल जैसी पॉलिसी टूल्स का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन क्लाइमेट साइंस की चेतावनी बताती है कि यह स्थिरता हमेशा गारंटेड नहीं है, और यहीं पर पैटर्न सबसे मजबूत होकर उभरता है। भारत की असली चुनौती अब सिर्फ ग्रोथ की नहीं, बल्कि ग्रोथ को बैलेंस करने की है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाना जहां फैक्ट्री की तेजी खेत की मजबूती को कमजोर ना करे, बल्कि उसे सहारा दे। और इसमें सबसे अहम कड़ी है वो महिलाएं जो इस बैलेंस को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं, अक्सर बिना पहचान और बिना संसाधन के। दोस्तों, अगर आप इसका बिग पिक्चर एनालिसिस देखें, तो असल में भारत क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा है, तो जवाब है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो सिर्फ एक्सपोर्ट नंबर्स पर नहीं, बल्कि अपनी बुनियाद यानी खेती किसानी पर भी उतना ही ध्यान दे। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट की सफलता दिखाती है कि जब पॉलिसी सही दिशा में हो, जैसे PLI स्कीम, तो नतीजे तेजी से दिखते हैं। अब वही सोच कृषि क्षेत्र में भी चाहिए, खासकर क्लाइमेट रेजिलिएंट बीज, सिंचाई और महिला किसानों को केंद्र में रखकर। इसका फायदा किसे मिलेगा? ये उन किसानों को जिन्हें सरप्लस अनाज का बेहतर बाजार मिलेगा, उन इंडस्ट्रीज को जो भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग बेस के तौर पर देख रही हैं, और उन महिलाओं को अगर नीति उन्हें सही मायने में केंद्र में रखे। लेकिन तैयार किसे रहना है? तैयार उन्हीं को रहना है जो अभी भी मानते हैं कि खेती और उद्योग 2 अलग दुनिया हैं।
आने वाले दशक में यही दोनों दुनिया एक दूसरे पर निर्भर होंगी, क्योंकि ग्रामीण आय बढ़ेगी तभी जब घरेलू खपत बढ़ेगी, और घरेलू खपत तभी बढ़ेगी जब मैन्युफैक्चरिंग से बनी नौकरियां ग्रामीण भारत तक भी पहुंचेंगी। दोस्तों, आज की 4 खबरों से सबसे बड़ा सबक यह है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी अब 2 हिस्सों में बंटती जा रही है और ज्यादातर मीडिया इस बंटवारे को अनदेखा कर देता है। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट के हेडलाइन के पीछे यह नहीं दिखता कि उसी हफ्ते खेती के मोर्चे पर कितना बड़ा जोखिम खड़ा हो रहा है, और अगली 3, 6 और 12 महीनों में ध्यान रखने वाली बात यह होगी कि मॉनसून कैसा रहता है, चावल का स्टॉक कितना बचता है, और सरकार एथेनॉल बनाम फूड सिक्योरिटी के बीच संतुलन कैसे बनाए रखती है। अगर तापमान का ट्रेंड जारी रहा और अनुकूलन धीमा रहा तो इसका असर सिर्फ चावल की कीमतों पर नहीं बल्कि महिला किसानों की आय, ग्रामीण खपत और आगे चलकर महंगाई पर भी पड़ेगा। जो लोग यह मान बैठे हैं कि सरप्लस हमेशा बना रहेगा, उनकी यह धारणा सबसे पहले टूट सकती है, लेकिन इसी में अवसर भी छिपा हुआ है जो कंपनियां और नीति निर्माता क्लाइमेट रेजिलेंट खेती और महिला किसानों में समय रहते निवेश करेंगे, वे अगले दशक की सबसे बड़ी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कहानी लिखेंगे। सबसे बड़ा जोखिम यही है कि पॉलिसी मेकर्स मैन्युफैक्चरिंग की चमक में खेती के इस ढांचागत जोखिम को भूल जाएं। असली सवाल यह नहीं कि भारत कितनी तेजी से बढ़ रहा है, बल्कि यह है कि वह किसे साथ लेकर बढ़ रहा है। और दोस्तों, बिग पिक्चर यही है कि आने वाले वर्षों में भारत की असली परीक्षा फैक्ट्री की रफ्तार नहीं बल्कि खेत की मजबूती होगी। जो देश अपनी फैक्ट्री की चमक को अपने खेत की जड़ों से जोड़ पाएगा वही सच में आगे निकलेगा, और जो बिग पिक्चर नहीं देखता वो सिर्फ खबर देखता है। ये था आज का हमारा बिग पिक्चर। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं, और हम कहां और इम्प्रूव कर सकते हैं, और साथ के साथ हमारे चैनल पर और किस तरह की खबरें आप देखना पसंद करते हैं, एनालिसिस किस तरह का आप देखना पसंद करेंगे, हमें कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। हम प्रयास करेंगे। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कम्युनिटी में शेयर भी करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।